नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ब्लड देने के बदले अब ब्लड बैंक अनाप शनाप रकम नहीं वसूल सकेंगे। जी हां, सरकार ने साफ किया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता, यह सिर्फ सप्लाई के लिए है। इट्स नॉट फॉर सेल। और इसके लिए ब्लड बैंक केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। अब तो सरकार ने इसकी भी लिमिट तय कर दी है, जो 250 रुपए से लेकर 1550 रुपए के बीच होगी। यानी कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भी अगर कोई चार्जेस हैं तो वो भी अब इस ब्रैकेट के तहत ही लिए जाएंगे। ऐसे में आज हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सरकार के इस दिशा निर्देश के क्या मायने हैं, क्या इससे ब्लड की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लग पाएगी, ये आखिर चल क्यों रही थी, इस पर भी बात करेंगे। और रक्तदान, जो बार बार महादान कहा जाता है, अल्टीमेटली क्योंकि उससे जुड़ा हुआ यह विषय है, ऐसे में रक्तदान के प्रति लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे आएं, इस पर भी होगी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। अस्पतालों और प्राइवेट ब्लड बैंक में ब्लड देने के बदले मोटी रकम वसूलने पर सरकार ने लगाम लगा दी है। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता, ये केवल आपूर्ति के लिए है। ऐसे में ब्लड बैंक केवल इस पर प्रोसेसिंग फी लगा सकते हैं। दरअसल ब्लड की खरीद फरोख्त को लेकर देश भर से शिकायतें आती रहती है। आपातकालीन स्थितियों में जरूरतमंदों को अनाप शनाप कीमत में खून खरीदना पड़ता है। सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। DCGI की ओर से जारी नए दिशा निर्देश का सभी राज्यों को सख्ती से पालन करने की बात कही है। अस्पताल और ब्लड बैंक अब ब्लड देने के बदले केवल प्रोसेसिंग फी ले सकेंगे। सरकार ने इसकी लिमिट भी तय कर दी है, यानी अब अस्पताल या ब्लड बैंक प्रोसेसिंग फी के तौर पर 250 रुपए से लेकर 1550 रुपए तक ही ले सकेंगे। खासकर सरकार ने होल ब्लड या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के लिए, जहां सरकारी अस्पताल में प्रोसेसिंग फी 1150 और प्राइवेट के लिए 1550 रुपए फिक्स किया है, जबकि प्लाज्मा और प्लेटलेट के लिए ये रकम 400 रुपए प्रति पैक से अधिक नहीं हो सकती। दरअसल ये शिकायतें कई बार मिल चुकी है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल और ब्लड बैंक लोगों से प्रति यूनिट ब्लड के लिए 2000 से लेकर 6000 रुपए वसूलते हैं। इसके अलावा ब्लड की कमी होने की स्थिति में या रेड ब्लड ग्रुप के मामले में तो कई बार ये रकम 10,000 रुपए से अधिक की होती है। सच्चाई ये है कि भारत में सालाना 1 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्धता है केवल 75 लाख यूनिट की, यानी सालाना करीब 25 लाख यूनिट ब्लड की देश में कमी रहती है। यही वजह है कि ब्लड की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त होती है। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। ब्लड डोनेट करने से खून पतला होता है, जो हार्ट को हेल्दी रखता है। वही खून देने से नए ब्लड सेल्स बनते हैं और इससे बॉडी हेल्दी रहती है। वही जितना ब्लड डोनेट किया गया होता है, उसे बॉडी 21 दिन में फिर से तैयार कर लेती है। यानी रक्तदान सेहत के लिए होता है वरदान। ब्लड डोनेट करने के फायदे की बात करें तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, उनका एक कार्ड बन जाता है। जरूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से ब्लड मिल जाता है। कोई भी जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच हो, वजन 45 किलो या इससे अधिक हो, साथ ही हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5% से कम न हो, ऐसे लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपके दिए गए ब्लड से दुर्घटना के शिकार किसी शख्स की जान बचाई जा सकती है। खासकर बीमारी से पीड़ित जिंदगी देने में आपका दान किया हुआ ब्लड वरदान साबित हो सकता है। यही वजह है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, चीफ हेमेटोलॉजी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भार्गव आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यथार्थ हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हरप्रीत आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गौतम भंसाली सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। हमने कई मरतबा आपके साथ चर्चा में रक्तदान क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, इस पर बहुत चर्चा की है सर। लेकिन आज जब ये खबर मेरे पास आई कि सरकार ने इस तरह की एक गाइडलाइंस जारी की हैं, तो पहला सवाल मेरे मन में यही था कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू, और क्या वाकई में अस्पतालों की ओर से, ब्लड बैंक्स की ओर से इस तरह से अनाप शनाप चार्जेस वसूले जा रहे थे?
मुझे बहुत धक्का लगा सर। इस पर व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या राय है? जी जी, जो डीजीसीआई ने एक जो रेगुलेशंस और जो एडवाइजरी जारी करी है कि जो भी ब्लड हॉस्पिटल में सप्लाई होता है पेशेंट्स को, या कोई भी पेशेंट जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये भी है कि किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल का काम है कि पेशेंट को ब्लड सप्लाई करना, या पेशेंट जो भी होता है उसको रिलेटिव को बार बार कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और इसके लिए हॉस्पिटल काम करता है। और काफ़ी सारे उनके पास सोशल वर्कर भी होते हैं जो अलग अलग ब्लड बैंक से ब्लड को अरेंज करते हैं। जो भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिनके पास में ब्लड बैंक होती है, एक वो मैकेनिज्म होता है, और एक कुछ छोटे स्मॉल नर्सिंग होम होते हैं जिनके पास में खुद की ब्लड बैंक नहीं होती है, तो वो दूसरी जगह से ब्लड को मंगवाते हैं। जनरली जो ब्लड को दूसरी जगह से मंगवाया जाता है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़े उनके अपने चार्जेज होते हैं, क्योंकि जो लेके आने वाला होता है उनको स्टोरेज करने की वगैरह की सारी फैसिलिटी करनी पड़ती है। अदर देन दैट जो ब्लड आता है उसका जो प्रोसेस किया जाता है, मल्टीपल टेस्ट होते हैं। कोई भी पेशेंट को अगर आप ब्लड चढ़ाते हो उसके पहले टेस्ट करने पड़ते हैं। जिस हॉस्पिटल में इन हाउस ब्लड बैंक होती है वहाँ पर भी किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड चढ़ाना है तो पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, उसके बाद जो ब्लड दिया जाता है वो ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है। अदर देन ब्लड ग्रुप चेक करने के अलावा बाकी टेस्ट जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HCV हो गया, मलेरिया हो गया, और दूसरे जो भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो सारे टेस्टिंग कर करके ही, उन टेस्टिंग के बाद ही मरीज को ब्लड चढ़ाया जाता है। पूरा प्रामाणिकता से चेक किया जाता है कि ये ब्लड मरीज को चढ़ाने लायक है या नहीं है। वो टेस्टिंग वगैरह जो की जाती है, फिल्टर किया जाता है, उनके एक चार्जेज होते हैं जिसको प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। ऐसे जिन हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक होता है वहाँ पे ब्लड के चार्जेस नहीं लगते हैं। ब्लड के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो प्रोसेस किया जाता है, वेदर आपको होल ब्लड चाहिए या पैक सेल वॉल्यूम चाहिए, उसके हिसाब से उनकी प्रोसेसिंग फीस हॉस्पिटल्स में ली जाती है। डीजीसीआई ने आज एक रेगुलेशन किया है कि 250 रुपये से लेकर के 1750 या 2000 रुपये के आसपास में हॉस्पिटल प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकती है। वो अलग अलग हॉस्पिटल के सिस्टम के हिसाब से वहाँ उन्होंने किया गया, जो कि एक सही और अच्छा कदम है। यस, ब्लड की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। ब्लड एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहाँ मरीज को सडनली जरूरत पड़ती है, और इसमें कहीं अगर छोटे मोटे नर्सिंग होम या कोई अगर करता है ब्लड की खरीद फरोख्त तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ऐसे वक्त में इंसान के काम आती है जब उसको वाकई में उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उसमें खरीद फरोख्त हो रही है प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, इसीलिए सरकार ने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करी हैं। एक तो कहा है कि भाई इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स फॉर सप्लाई ओनली, और नंबर 2, अगर प्रोसेसिंग फीस भी आप चार्ज कर रहे हैं तो 250 से लेकर 1550 तक वसूलिए, उससे ज़्यादा की प्रोसेसिंग फीस आप वसूल नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया, लेकिन हो क्यों रहा था इस पर भी सोचना बड़ा ज़रूरी है, कहीं फिर से लीकेज ना हो जाए। डॉक्टर भार्गव, आपको ये कदम कैसा लगा सर? सरकार की ओर से कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं, और किन परिस्थितियों में ये खरीद फरोख्त हो रही थी सर? देखिए, ये बात बहुत सराहनीय है कि सरकार कहीं ना कहीं इन मैल प्रैक्टिसेस पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि कुछ काले खरीद फरोख्त की वजह से पूरा मेडिकल सिस्टम बदनाम होता है। देखिए, ये पूरे अस्पतालों की आदत नहीं है। अगर हम किसी प्राइवेट अस्पताल की बात करते हैं तो नैट टेस्टिंग होती है, नैट टेस्टिंग का कॉस्ट आता है, इसीलिए इंडिविजुअल नैट टेस्टिंग की वजह से कई बार कॉस्ट या प्रोसेसिंग चार्ज जिसे कहते हैं, इसीलिए सरकार ने उसका आदेश दिया है कि 1550 रुपए तक आप ले सकते हो, क्योंकि नेट टेस्टिंग की कॉस्ट आती है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरकार ने आज से पहले भी 5 साल पहले अध्यादेश जो निकाला था उसके अंदर ये नियम था कि आप एक प्रोसेसिंग चार्जेस इससे ज्यादा नहीं ले सकते। वो 1100 रुपए या 1200 रुपए की लिमिट थी, जो शायद अब बढ़ा के 1550 रुपए तक की कर दी गई है। बट इसको लोगों ने गलत यूटिलाइज करते हुए अलग अलग नामों से ऐड करके इसमें कॉस्ट बढ़ा दी, तो मरीज को ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बट इंपॉर्टेंट चीज है इसका लागू कैसे होगा। हमारे पास बहुत सारी चीजों की हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन की कहानी बहुत कम होती है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो एक पहलू है अध्यादेश का, दूसरा पहलू है इंप्लीमेंटेशन का, सो दैट गरीब जनता ना इसके फसाई में आए। देखिए, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल हैं वहां ट्रांसपेरेंसी फिर भी है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग कहीं ना कहीं जाता है।
हमें जरूरत है इसको टायर 2 टायर 3 सिटीज में स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि वहां पे ब्लड बैंक का नियंत्रण कम होता है, ब्लड बैंक के नंबर्स कम होते हैं और ब्लड बैंक कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर पाता है। तो इसीलिए इस स्ट्रॉन्ग अध्यादेश को स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन होगा, तभी खरीद फरोख्त बंद होगी, क्योंकि बहुत जगह से लोग खरीदते हैं। आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज 300 ml खून देने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये खरीद फरोख्त तब तक बढ़ती रहेगी जब तक डिमांड सप्लाई में मिसमैच रहेगा। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई हमारे पास कम है, इसीलिए खरीद फरोख्त होती है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। तो बहुत सारे 3 मुद्दे हैं जो इससे सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करेंगे तो ऐसी बातें नहीं आएंगी। अगर लोग जागरूक होंगे कि हाँ ऐसा अध्यादेश है, तो वो अपने ब्लड बैंक से छोटे टायर 2 टायर 3 सिटी में, क्योंकि आपके बहुत सारे जो दर्शक हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटी में है, जो देख रहे होंगे कि उनको पता चल गया कि 1550 रुपए से ज्यादा नहीं लेना। भले ही ये दोनों केसेस में है, भले ही आप ब्लड दे या ब्लड नहीं दे, प्रोसेसिंग चार्ज फिर भी लगेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, उसमें नैट टेस्टिंग, HIV, HBsAg, HCV की जांच होती है, जो उसकी गुणवत्ता को 100% करती है। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और ये इससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, एक रिवाइज गाइडलाइंस आई थी सरकार की तरफ से 2017-18 में नैको की तरफ से एक रिवाइज गाइडलाइंस आई थी और उसमें नॉमेनक्लेचर भी चेंज किया गया था। पहले ये जो अनाप शराब खर्चे वसूले जाते थे, ये सर्विस चार्ज के नाम पर वसूले जाते थे। सरकार ने सर्विस चार्ज को बदल के प्रोसेसिंग फीस किया और उसमें भी कैटेगोरिकली बताया कि कैसे और किस किस रूप में और कितने तक आप ये चार्जेस वसूल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सही डॉक्टर भार्गव ने कहा कि उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा था। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए, सारे हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां भी ये काम होता है उससे पूरा का पूरा ये मेडिकल फ्रेटर्निटी बदनाम होती है। इसलिए ये जो तालाब की गंदी मछलियां, इनको अलग करना बड़ा जरूरी है। लेकिन सबसे लाख टके का सवाल डॉक्टर हरप्रीत, इंप्लीमेंट कैसे होगा, जो डॉक्टर भार्गव पूछ रहे हैं। गाइडलाइंस तो आ गई, कल के दिन कानून भी आ जाएगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का क्या? थैंक्स दीपक। इनफैक्ट आई विल अप्रिशिएट डॉक्टर राहुल भार्गव को, जो उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को लेकर क्वेश्चन उठाया। कोइंसिडेंटली इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरा कहीं ना कहीं रोल जरूर रहा। जब पहली बार फॉर्मुलेशन आया था ब्लड प्राइसिंग को लेकर 2014 के अंदर NBTC में, उसके बाद आई वर्क विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्लड सर्विसेज एंड आई वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। तब ये प्रोसेसिंग चार्जेस को लेकर क्वेश्चन उठना शुरू हुआ था। अगर हम मोटे तौर पे बात करें ना, तो ब्लड जो है उसका 2 यूनिक पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में। पहली चीज़, ड्रग कंट्रोलर या फिर पूरा हमारा, नॉट ओनली हिंदुस्तान में पर दुनिया भर में, ब्लड इज़ कंसिडर टू बी ड्रग, वो दवा की कैटेगरी में आता है और दवा का मतलब वो मेडिसिन है। इसीलिए वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पे भी उसी के अंडर में इसका इन्रोलमेंट होता है। इसका मतलब एक जो लेड डाउन स्टैंडर्ड्स हैं उसको ब्लड की क्वालिटी ज़रूर मीट करनी चाहिए। ये एक पहला पहलू है जो कि समझना ज़रूरी है। और जो दूसरा पहलू है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से, वो ये है कि ब्लड के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, डिमांड एंड सप्लाई, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कंपोनेंट बने, खून पर से ही इकट्ठा, मतलब होल ब्लड की जगह पे प्लेटलेट बनाना है, प्लाज्मा बनाना है, ब्लड बनाना है, उसकी फॉर्म में वो यूज़ हो सके। तीसरा पहलू रहता है सेफ्टी का, जिसके अंदर बहुत कॉमनली हम नेट टेस्टिंग वगैरह की बात करते हैं, बट इसके अलावा भी कई मोडालिटीज़ हैं जो कि एड ऑन करती है कॉस्टिंग को। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, वो तो सेफ्टी ऑफ द ब्लड। खून चढ़ाने के बाद दवा है ना, एक डिज़ायर्ड इफेक्ट आना चाहिए। हम पैरासीटामोल लेते हैं बुखार कम करने के लिए, कभी हम 500 की डोज करते हैं, कभी 650 की करते हैं। इसी तरीके से ब्लड भी एक दवा है और उसका भी एक डिज़ायर्ड इफेक्ट होना चाहिए, और उसके अनडिज़ायरेबल इफेक्ट भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो कि सेफ्टी को डिफाइन करते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू रहता है, दैट इज एफोर्डेबिलिटी, कि आदमी उसको, जो नीडी पेशेंट है वो उसको यूज़ कर सके। अब अगर एफोर्डेबल नहीं है ब्लड, तो डेफिनेटली आउट ऑफ रीच रहेगा। तो भी जैसे अभी जो है डॉक्टर गौतम ने बोला कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्लड नहीं मिलेगा, अगर आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, तो डेफिनेटली उस ब्लड को होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अगर हम देखें, जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो इन दोनों का जो है फ्रॉम द रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों को मर्ज किया जाता है। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा सा चाहूंगा एक ब्रेक के बाद इस पर हम थोड़ा सा और क्लैरिटी से बात करें। क्या अभी भी 250 से लेकर 1550 की कैप जो लगा दी गई है, उसके बावजूद क्या अभी हमें अफोर्डेबिलिटी का इशू उठाना चाहिए या नहीं? ये थोड़ा सा मेरे और थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके अपने दर्शकों को बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। जी हां, तो ब्लड बिकाऊ नहीं है, ब्लड इज नॉट फॉर सेल, सिर्फ सप्लाई के लिए है, ये सरकार ने क्लियर किया है। और प्रोसेसिंग फीस की भी कैप लगा दी है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर बंसाली, एक आम दर्शक की जानकारी के लिए सिर्फ बुनियादी चीज बताएं कि अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो उसके लिए तरीके क्या क्या हैं? ब्लड के बदले ब्लड या फिर प्रोसेसिंग फीस देकर ब्लड लेना? एक आम व्यक्ति के लिए क्या जानकारी है सर ब्लड से रिलेटेड? ब्लड की जहाँ तक है, ब्लड हमेशा ब्लड बैंक के अंदर मिलता है। ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड मिलता है वहाँ पे फिक्स रेट होती है, उसमें उनकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब इंक्लूड करके आपको ब्लड देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इसमें रेगुलेशन किया कि इतना ही एक लिमिट कर दी है, वेदर इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह की अपनी अपनी एक लिमिट कर दी गई है कि इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए जा सकते। जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो जो भी ब्लड बैंक होती है उनका ये एक प्रोटोकॉल ही है कि ब्लड देने से पहले वो हमेशा ग्रुपिंग वगैरह क्रॉस मैचिंग करते हैं, चेक करते हैं। प्लस इसके अलावा जो सर्टेन टेस्ट है, जैसे HHH हो गया, HIV, HBCG, हेपेटाइटिस, SCV, मलेरिया, ये सारे टेस्ट करके ही ब्लड दिया जाता है पेशेंट की सुरक्षा के लिए। जिस भी पेशेंट को ब्लड दिया जाता है उसकी पहले हमेशा सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है, कहीं गलत ग्रुप का ब्लड ना चला जाए या कोई हेपेटाइटिस पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव का ब्लड नहीं चला जाए। तो ये एक ब्लड बैंक नॉर्मली ये प्रोटोकॉल पूरी कंट्री में फॉलो होता है, हमारे यहाँ पे अच्छे ढंग से फॉलो भी होता है। सो इसमें उनको कोई डरने की या रिलेटिव को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। यस, जब भी ब्लड की जरूरत होती है तो जो संबंधित डॉक्टर होते हैं वो हमेशा इन्फॉर्म करते हैं रिलेटिव को कि ब्लड की जरूरत है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह होता है जहाँ पे ब्लड बैंक होती है तो वो इन हाउस इन्फॉर्म करते हैं और ब्लड आ जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे ब्लड बैंक नहीं होती है तो वो रिलेटिव को इन्फॉर्म करते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह लेटर एक लिख के दिया जाता है और वो जाकर के नियर बाई जो भी ब्लड बैंक होती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो, चाहे रेड क्रॉस सोसाइटी की हो, अलग अलग जगह पे ब्लड बैंक होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। और हमारी कंट्री में एक अति अच्छी सुविधा है कि ब्लड डोनेशन के लिए प्लस ब्लड से रिलेटेड जो भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो काफ़ी सारे सोशल वर्कर भी इसमें होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। ब्लड कहाँ मिल सकता, कहाँ नहीं मिल सकता, तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट मैकेनिज्म है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रिलेटिव को कोई चिंता करने की जरूरत होती है। बट यस, पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए सर्टेन टेस्ट किए जाते हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए होता है जिसके प्रोसेसिंग फीस लगती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे होता है, प्राइवेट में थोड़े से चार्जेस रहते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर भार्गव, अब जो डॉक्टर भंसाली ने कही और जो डॉक्टर हरप्रीत भी कह रहे थे कि एक क्वालिटी भी मेंटेन करके रखना बड़ा आवश्यक है और ये सेफ्टी के लिए है पेशेंट की। एक सवाल इसमें ये उभरता है कि कहीं हम कैप करके उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे सर? ये कैप सही है? बिल्कुल, देखिए इसके दो तरफा ये डुअल एज स्वॉर्ड होती है। पैकेजिंग चार्ज का मतलब है कि ब्लड बैंक ने आज तक काफी सारी चीजें स्टैंडर्डाइज कर दी है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि अगर मुझे HIV, HBCG, HCV करना है, मैं कार्ड टेस्ट से भी कर सकता हूं, मैं एलाइजा से भी कर सकता हूं और मैं नैट टेस्टिंग से भी कर सकता हूं। अगर एक 400 रुपए का पड़ता है, एक 800 रुपए का पड़ता है, तो एक 1100 रुपए से लेके 1200 रुपए तक का नैट टेस्टिंग इंडिविजुअली पड़ती है। तो अगर मुझे गुणवत्ता के हाईएस्ट पैरामीटर्स हैं, अभी भी देश में सिर्फ 10% ब्लड बैंक ही होंगे जो कि नैट टेस्टिंग पे गए हैं या इंडिविजुअल नैट टेस्टिंग पे गए हैं, पर पूल्ड नैट टेस्टिंग से भी पीछे रहे हैं। तो अगर एलाइजा और हम सिर्फ कार्ड टेस्ट की बात करें तो शायद प्रोसेसिंग चार्ज सफिशिएंट होगा। बट अगर सबसे उच्च गुणवत्ता का आपको ब्लड चाहिए तो आपको नैट टेस्टिंग को यूनिवर्सल करना पड़ेगा, जो अभी भी 80-85% ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जब हम कैपिंग की बात करते हैं तो हमें कैपिंग को, पैकेजिंग को, प्रोसेसिंग फीस को बिल्कुल सही डालना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि इंक्लूडेड है और मैंडेटरी है, जिससे हम अपना कन्नी नहीं काट सकते क्योंकि हम किसी को जेपरडाइज नहीं कर सकते। बट जो व्यापारी हैं, जो कारोबार करते हैं ब्लड बैंक में या ब्लड का कारोबार करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को यूटिलाइज करके
आगे चल के हमारे को दिक्कत में डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, इंप्लीमेंटेशन, देश में पॉलिसी बहुत अच्छी बनती है, हमारे पास कायदे कानून नियम सारे हैं, पर फिर भी चोरी होती है, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। वो शायद इसलिए होते हैं कहीं ना कहीं लॉ का इंप्लीमेंटेशन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी सर, तो हमारे को अभी भी यस इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस का, आइडिया का, इकोसिस्टम का की रहने वाला है, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट ही ढंग से नहीं हुआ तो लूप होल हमेशा बने रहेंगे, और वहां पर जो कारोबारी लिहाज से ब्लड का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो हमेशा एक विंडो रहेगा। डॉक्टर हरप्रीत, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सरकार को ये ऑप्शंस भी या क्लैरिटी भी देनी चाहिए कि नैक वाले में कितना प्रोसेसिंग फीस हो, या ये जो एक प्रोसेसिंग फीस कर दी आपको लग रहा है कि बात बन सकती है, सफिशिएंट होगा अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो? दीपक जी, पहली चीज, अगर हम इस पूरे डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देखते हैं ना, जो जैसे हम बोलते हैं 250 से 1550 का रेंज दिया है, वो सबसे कम कीमत के लिए दिया है। अच्छा। अगर हम एडवांस टेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर 1200 रुपये का एडिशनल रिकवरी चार्ज है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्लड बैंक लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ समझनी, कि ब्लड सर्विसेज इज नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसी कंसेप्ट को प्रमोट करते हुए, अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट करते हुए, ये नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और DCGI या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसको रिटेरेट किया। जो अहम पहलू है इसके अंदर जो मिस हो गया वो ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे भार्गव सर ने बताया कि हम नेट टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ में एलाइजा या केमिलोमिनेसेंस भी करते हैं, तो प्राइसिंग बढ़ती है, बट इसके अंदर जो अहम चीज़ है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। अब एंड ऑफ द डे, अब हर हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल नहीं है, फोर्टिस नहीं है या बॉम्बे हॉस्पिटल नहीं है कि जो अपनी जेब से लगाकर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ 11,000 रुपया या 1100 का टेस्टिंग चार्ज पड़ा नेट टेस्टिंग का, और यूनिट वो डिस्कार्ड हो जाती है, तो उसके अंदर प्रैक्टिकली सारी की सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है ना। इट इज़ नॉट ओनली नेट टेस्टिंग, ऐसा तो है नहीं कि नेट टेस्टिंग का ही सिर्फ नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि गवर्नमेंट ने, DCGI ने एक्चुअली बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं सारे के सारे डेमोक्रेटाइज करने के लिए, कि इजीली ब्लड मिल सके, अफोर्डेबल मिल सके। बट जिस हिसाब से ये मेरा पर्सनल सोच है कि देखिए, ब्लड इज अ रॉ मटेरियल, मतलब जब हम ब्लड ड्रॉ करते हैं इट इज जस्ट लाइक अ मिल्क, जैसे दूध है। अब लेकिन ये पर से यूज नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व। तो डॉक्टर बंसाली ने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एक्चुअली, तो उस हिसाब से सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा लिबर्टी दे दे तो इट विल एक्चुअली हेल्प इन नॉट ओनली मेकिंग हॉस्पिटल्स डू द बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, बल्कि जो हमारा हिंदुस्तान है ना सर, क्विकली अच्छा मेडिकल हब भी बन सकता है। सर क्विकली, मेरे पास वक्त की कमी है, तो एग्जैक्ट क्या इसको रिवाइज करना चाहिए सर, या कुछ नए नोटिफिकेशन आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? तो सर इसका नोटिफिकेशन जो है रेगुलर आने चाहिए, जैसे ये वाला नोटिफिकेशन भी जो है ये 2022 का एनुअल रिविजन्स होना बेटर रहेगा, और साथ साथ में इट शुड मैच विद जो हमारे ले डाउन इन्फ्लेशन रेट्स हैं, उन सब चीजों को देखते हुए, मैन पावर को देखते हुए, किस टाइप की ब्लड सर्विसेज है उन सब को देखते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि व्हाई डोंट वी गो फॉर अ रिवाइज्ड वर्जन एवरी ईयर, ताकि जो भी उसमें चीजें इंक्लूड हो सकती हैं उसको इम्प्रोवाइज करके जो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द पेशेंट उनके लिए हो, तो इसलिए वो एक रिवाइज्ड फॉर्म में आए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा सजेशन होगा। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इस चर्चा को आगे तो ले जाना चाहता हूं लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए सर। डॉक्टर राहुल भार्गव, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर हरप्रीत सिंह, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गौतम भंसाली, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।